जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पर क्लासरूम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मैथ्स और रीजनिंग की क्लास नहीं आ पाई थी। उसकी एक वजह यह है कि बच्चों रत्नेश सर के पिता को कोविड वायरस कोविड पॉजिटिव हो गए हैं वो, और इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इसी वजह से रत्नेश सर एक्चुअली में आज क्लास नहीं ले पाए थे और वो अपने घर गए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके फादर बहुत ठीक हो जाएंगे। और बच्चों, मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। घर से आप तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, बिना किसी काम के बाहर ना घूमें। मैं खुद यहाँ पर स्टूडियो में आता हूँ बच्चों क्लास लेने के लिए यहाँ पर, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर से सीधा स्टूडियो और कहीं ना जाऊँ। मैं कहीं भी बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचता हूँ। और बच्चों, अगर बहुत ज़रूरी काम है आपको बाहर जाना तो आप मास्क लगा कर ही जाएं, और मास्क भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लगाएं। आप या तो मोटे कपड़े का मास्क लगाएं या फिर आप सर्जिकल मास्क लगाएं। सर्जिकल मास्क आपको कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। बच्चों, बस इतना ध्यान रखें कि आप इतना एहतियात बरतें कि आप खुद को भी सुरक्षित रखें, और खुद सुरक्षित रहेंगे तो आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। मेरी भगवान से यही दुआ है कि रत्नेश सर के पिता बहुत जल्द ठीक हो जाएं और रत्नेश सर बहुत जल्द यहाँ पर क्लास लेने आएंगे और उनकी क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी। और दीपचंद सर की क्लास भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। रीजनिंग की क्लास भी नहीं आई थी और इससे पहली वाली क्लास भी नहीं थी, तो दोनों ही क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। बच्चों, मैं इंग्लिश की क्लासेस मैं रेगुलर आपकी जारी रहेंगी और आप इंग्लिश रेगुलर पढ़ते रहें। और अब तक सर ने आपको जितना भी रिवाइज करवाया था, मैथ्स वाले सर ने और रीजनिंग वाले सर ने, आप जो भी पढ़ाया था आप उसको रिवाइज करते रहें। तो बच्चों, आप ध्यान रखिए, इस समय ये जो वायरस है बहुत स्प्रेड कर रहा है, बहुत फैल रहा है, और बहुत लोग एक्चुअली में बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि वो अपने सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि घर पे मन नहीं लग रहा तो चलो बाहर घूमने चले आते हैं। तो बच्चों, बिना किसी वजह के आप बाहर ना निकलें, भीड़ ना बढ़ाएं। आप प्रशासन और पुलिस और सरकार अब बहुत मेहनत कर रही है लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए, और अभी बहुत गाइडलाइंस अब इतनी सख्त हो गई हैं कि अगर आप बाहर निकलेंगे बच्चों तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, बिना वजह बाहर बिल्कुल ना निकलें बच्चों। खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और घर पर ही रहें, और घर पर रहकर आप पढ़ाई करें, और इंग्लिश की क्लासेस आपकी चलती रहेगी। बच्चों, आज ये जो हमने सीरीज शुरू की है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस के टाइप्स, और कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा और प्रीपोजिशंस पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इस समय पढ़ा रहा हूं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनमें से हमने कंजंक्शन और प्रीपोजिशन बचा हुआ है, बाकी सब हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको सेंटेंस के टाइप भी पढ़ाऊंगा और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊंगा। और एक बात और बच्चों, अपने समय को, ये जो आपको लॉकडाउन का समय मिला है, ये बहुत ही आपका कीमती समय है, ये गोल्डन टाइम है कि आप इसमें बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अपने समय को बिल्कुल ना गंवाएं, अपने कंप्लीट जो भी आपको समय मिलता है घर पर उसको पढ़ाई में दें, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आता है। ध्यान रखिए इस बात का कि समय जब हाथ से निकल जाता है तो समय वो रेत है जो हाथ से फिसलने में समय नहीं लगाती है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। और एक बात और बच्चों, अगर आप अभी नहीं सुधरे तो समय आपको सुधार देगा। तो ये नौबत ना आए कि समय को सुधारना पड़े आपको, उससे पहले अपने रास्तों को बदल दो। उन गलत रास्तों पर ना जाओ जो आपके मंजिल से आपको भटकाते हैं। सही रास्तों पर चलें और अपनी मंजिल को ध्यान रखें कि मेरी मंजिल क्या है।
एक दिन उस मंजिल तक भी हमें पहुंचना है बच्चों। मेहनत वो सीढ़ी है, मेहनत वो सीढ़ी है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। कभी किस्मत के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत छलांग लगाती है और छलांग लगाने पर आप गिर भी सकते हैं, लेकिन मेहनत वो सीढ़ी है जो आपको गिरने नहीं देगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते रहें उस सीढ़ी पर, आप एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। और एक बात और बता दूं बच्चों, अभी ये जो आपका समय है ये संघर्ष का समय है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि संघर्ष जितना शानदार होगा ना, संघर्ष जितना कठिन होगा, जितना मुश्किल होगा, जीत उतनी ही हमारी क्या होगी, शानदार होगी। तो आप अपने संघर्ष को बनाए रखें, अपने हौसलों को ना डिगने दें। अपने दिन की एक चीज बता दूं कि हर दिन एक नया दिन, एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नए विचार के साथ आता है। जब आप सुबह उठें तो प्रण लें कि आज पूरे दिन में मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे एग्जाम में काम आएगा, जो मैं आगे भविष्य बनाएगा मेरा। सुबह उठते ही एक टाइम टेबल बनाएं कि आज मुझे पूरे दिन क्या पढ़ना है, आज मुझे मैथ्स कितनी देर पढ़नी है, रीजनिंग कितनी देर पढ़ना है, और इंग्लिश कितनी देर पढ़ना है, और मुझे जीके कितनी देर पढ़ना है। एक टाइम टेबल बना के रखें आप अपना, और उसी टाइम टेबल को फॉलो करें। शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, हर काम में शुरुआत में समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन बाधाओं को पार कर लेता है ना, वही विजेता बनता है। वही विजेता बनता है जो बाधाओं को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो बच्चों, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। जिस दिन आपने मेहनत करना छोड़ दिया, उस दिन आपकी किस्मत भी आपका साथ छोड़ के चली जाएगी। आप किस्मत के भरोसे या भगवान के भरोसे ना बैठें, हो सकता है भगवान आपके ही भरोसे बैठा हो। तो बच्चों, मैं आगे और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सेंटेंस, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। ना सेंटेंस, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन ये क्या होते हैं, इनको आगे पढ़ते हैं। सेंटेंस बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः बेसिकली तो स्टैंडर्ड ग्रामर के अंदर सेंटेंस केवल 4 प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा, उनके टाइप बताऊंगा। ये सेंटेंस पढ़ना जरूरी क्यों है? आपके एग्जाम के अंदर, परीक्षा में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस आते हैं, और इन क्वेश्चंस को एक सेंटेंस में दिया जाता है। और सेंटेंस का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा, आपको तुरंत समझ जाओगे कि इस सेंटेंस का टाइप क्या है और इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या हो सकती है, गलती क्या हो सकती है। ग्रामर के अंदर सेंटेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस हमारे पास होते हैं बच्चों 5 प्रकार के। मैं आपको 5 प्रकार सिखाऊंगा। सबसे पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य, और चौथा सेंटेंस होता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, और 5th सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन कौन से सेंटेंस बच्चों? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन 5 प्रकार को मैं अच्छे से सिखाऊंगा। आपने पहले शायद ऐसे सेंटेंस नहीं पढ़े होंगे, इस टाइप से नहीं पढ़े होंगे जो हम आज पढ़ेंगे, और यकीन मानिए मेरा कि इनमें से जरूर सेंटेंस आते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सेंटेंस के अंदर एग्जाम में जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि सर असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आप पहचानोगे कैसे कि आपके सामने सेंटेंस आए तो 5 प्रकार में से कौन सा सेंटेंस है। एक बात और बता दूं, अब तक केवल
5 ही प्रकार के सेंटेंस बने हैं। अभी तक इस दुनिया में छठे प्रकार का सेंटेंस नहीं आया है। दुनिया में जितने भी आप सेंटेंस देखते हो वो केवल इन 5 प्रकार में ही बने होते हैं, या तो इसमें या इसमें या इसमें या फिर इनके अंदर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं, आप पहचानोगे कैसे, यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यह होती है बच्चों कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने लिखा है यहां पे राम इज माय टीचर, राम मेरा टीचर है। तो यहां पे जो राम है ना, ये सब्जेक्ट हुआ और इसके बाद में वर्ब हुई। तो ये जो सेंटेंस का टाइप कहलाएगा, ये कहलाएगा असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि सर वाक्य तो सकारात्मक और नकारात्मक भी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तो आपने नहीं लिखे हैं। बच्चों, सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस के टाइप नहीं होते, ठीक है। सेंटेंस के टाइप केवल 5 ही होते हैं जो मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं ना। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस है ना, यही सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर मैंने लिखा राम इज नॉट माय टीचर, राम मेरा टीचर नहीं है। तो यही वाक्य, ये दोनों वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। पहला वाला भी असर्टिव है, दूसरा भी क्या है? असर्टिव। और पहला जो असर्टिव सेंटेंस है वो सकारात्मक है क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ है। और दूसरा वर्ड नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर नॉट दिया हुआ है। एक और बात बता दूं बच्चों की, इस असर्टिव सेंटेंस को, कुछ लोग इस असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ना ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं या एक्चुअली में क्यों बनाए जाते हैं और इनके अंदर क्या चीज होती है, तो आपको एक चीज बता दूं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज माय टीचर, राम मेरा टीचर है। तो आपको क्या राम के बारे में पता चला कुछ कि राम किसका टीचर है? राम मेरा टीचर है। तो जो भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। जब भी आपको किसी को कोई जानकारी देनी होती है, कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो वहां पर आप हमेशा कौन से टाइप का सेंटेंस बनाते हो? असर्टिव सेंटेंस बनाते हो। तो यानी असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी को इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी देनी हो। क्या देनी हो? किसी को कुछ जानकारी देनी हो, कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आप कहां रहते हो, तो आपने जवाब दिया मैं दिल्ली में रहता हूं। तो आपने जो उसको इंफॉर्मेशन दी है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, ये कौन से टाइप के अंदर बनेगा? असर्टिव सेंटेंस के अंदर बनेगा। बात समझ में आ गई आपको? उसने आपसे सवाल किया है तो उसका जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आपने जो उसको जवाब दिया, उसको इंफॉर्मेशन दी, वो होगा असर्टिव सेंटेंस के अंदर ना। सबसे पहचान क्या है इसकी? इसमें सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्या होगी? वर्ब। या ये कह लो कि वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब जहां पर आ जाए वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया जाता है ना। इसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे किसको? नंबर 2 पे पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने एक वाक्य आ गया, ये एक सेंटेंस है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य? तो इसकी सबसे बड़ी पहचान किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य की इंट्रोगेटिव साइन होता है। ये इंटरोगेटिव साइन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर ये किसी वाक्य के एंड में दिया हुआ है तो समझ जाना कि वो एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है वो? प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य की पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, नंबर 1, कि ये वाला साइन होना चाहिए एंड में। दूसरी आपको क्या याद रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य में भी सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर
सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है प्रश्नवाचक वाक्यों में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। और जो मेन वर्ब होती है वो कहां होती है? सब्जेक्ट के बाद। कहां पर? सब्जेक्ट के बाद ना। एक बात और बता दूं कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो तरह से बनाए जाते हैं। कितने तरह से बनते हैं प्रश्नवाचक वाक्य? दो प्रकार के प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं। पहला, WH वर्ड से शुरू होने वाला, वो प्रश्नवाचक वाक्य जो WH से शुरू होते हैं। और दूसरा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल दूंगा कि दोनों में कैसे आप पहचानेंगे। जैसे मैं सबसे पहले WH वर्ड से शुरू होने वाला मैंने लिखा, पहला एग्जाम्पल यहां पर कि वेयर डू यू लिव। आप सभी का ध्यान है यहां पर? सब बच्चे ध्यान से देखो, कोई भी जो भी आपने काम इस समय कर रहे हैं उसको छोड़ दें। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दें। स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको कोई चीज मिस हो गई तो समझ में नहीं आएगी। तो बिल्कुल अब तल्लीनता के साथ ध्यान दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहिए। यकीन मानिए इस बार इंग्लिश पार, अब की बार इंग्लिश पार, ये मेरी गारंटी है आपसे। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और ये किससे शुरू है? WH वर्ड से ना। जितने भी WH वर्ड होते हैं सभी से हम प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे व्हाट का मतलब क्या, व्हेन कब, वेयर कहां, व्हाई क्यों, या हु कौन, whom किसे या किसको, विच कौन सा या कौन सी या कौन से, हाउ मतलब कैसे। ये सभी WH वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में काम आते हैं। जैसे कहां रहते हो तुम, यहां पर देखिए सबसे पहले एंड में क्या आया? प्रश्नवाचक चिन्ह, सबसे बड़ी पहचान यही। और सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रश्नवाचक वाक्य की एक सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसमें सब एंड में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव साइन आएगा। और सब्जेक्ट से पहले क्या होगी? एक हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी सब्जेक्ट इसमें भी होता है, इस टाइप के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब आएगी। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी, जो इससे पहले पढ़ाया था, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट और फिर बाद में मेन वर्ब आती है ना। बच्चों ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनको बनाने में, इनको लिखने में कई बार बच्चों से एरर हो जाती है, गलतियां हो जाती है। और एग्जाम में भी कई बार कुछ ऐसी एरर्स आ जाती हैं जो आपको समझ में नहीं आती। तो उसी को मैं आपके साथ अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित एरर्स परीक्षा में, एग्जाम में कौन सी आती हैं, अब यहां पे ध्यान से देखो और नोटबुक निकाल लो। अभी तक नहीं निकाल लिया तो नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लिखना शुरू कर दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर एग्जाम में कई बार एरर्स आई हुई हैं और उन एरर्स को बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो आज आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को ठीक करेंगे, सुधारेंगे और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा, कभी गलत नहीं होगा। और 100% बच्चों हर साल इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से एक एरर जरूर आती है। अब वो एरर क्या होती है समझा देता हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो प्रकार के मैंने आपको अभी प्रश्नवाचक वाक्य बताए। पहले टाइप का बताया जो WH वर्ड से शुरू होता है और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, या तो इससे शुरू या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है ना। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू या WH वर्ड से शुरू करते हैं तो ये दो अलग अलग टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, अलग अलग। दोनों को समझाता हूं। WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। कैसे क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं।
ठीक है। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का मतलब है जहां आपसे किसी ने सवाल किया और उस सवाल का जवाब यस या नो में खत्म हो जाए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? तो मैंने जवाब दिया हां, ठीक है, तो आंसर मिल गया, उसको खत्म हो गया। सामने वाले को समझ में आ जाएगा, सामने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि हां इसको इंग्लिश आती, जो उसने पूछा उसको जवाब मिल गया। यस या नो में खत्म होने वाले, फिनिश होने वाले, या यस या नो में ही सिर्फ जवाब आ जाए और सामने वाले को समझ में भी आ जाए, उसको कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप यस या नो में जवाब नहीं दे पाओगे कभी भी। ध्यान रखो, मैंने कहा यहां पर हु आर यू, आप कौन हैं, तो आप ये नहीं कहोगे हां या फिर नो, ऐसा नहीं बोलोगे आप। मैंने आपसे पूछा कि कौन है आप बोले हां, अरे भाई कौन हो, फिर बोले नो, तो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी कि मैं पूछ रहा हूं आप कौन है और आप बोले हां, आप बोले नो। तो बच्चों यस या नो में इनका कभी कोई जवाब नहीं आता, इनका जवाब आता है एक सेंटेंस के अंदर, यानी ओपन रहता है आपके लिए, संभावनाएं ओपन रहती हैं, खुली हुई रहती हैं, आप बहुत कुछ बोल सकते हो, बहुत कुछ जवाब के रूप में दे सकते हो। जैसे इसने बोला कि आप कौन हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो रोज सुबह उठता है, मेहनत करता है और बच्चों का भविष्य बनाता है, उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करता है। मैं एक व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं और बच्चों को सिखाता हूं। तो मेरे पास इतना सारा है, मैं अपना नाम भी बता सकता हूं, मैं कुछ भी बता सकता हूं अपने बारे में कि मैं कौन हूं। तो मेरे पास ओपन है, आंसर्स मैं बहुत सारे दे सकता हूं, बहुत सारे सेंटेंस में बोल सकता हूं। लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप यस या नो में ही जवाब दे पाएंगे और यस या नो में जवाब देकर वहां पे सेंटेंस खत्म हो लेगा। तो दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ना एग्जाम में बच्चों अब इनकी एरर्स क्या आती है, आपके सामने कई बार ऐसे क्वेश्चन आए होंगे लेकिन आप क्या है कभी समझ नहीं पाए कि उनमें एरर्स क्या है। तो मैं आपको एरर समझाता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एरर क्या आती है। उसके लिए आप इन दोनों बातों को ध्यान रखो। पहली बात कि इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए जब भी कोई प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और जब वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब तभी होगी सब्जेक्ट से पहले जब वो एक इंट्रोगेटिव साइन वहां पर दिया होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, मैंने यहां पे लिखा कि आई नो, मैं जानता हूं, वेयर, कहां, इज ही गोइंग, वो कहां जा रहा है, और यहां पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने इस सेंटेंस के एंड में इंट्रोगेटिव साइन नहीं दिया हुआ है, केवल एक फुल स्टॉप है, ठीक है। इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, एक सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद में क्या आया, एक वर्ब। सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, तो कौन से टाइप का सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। ये कौन से टाइप का, असर्टिव सेंटेंस। बोलते रहो, मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी लेकिन बोलते रहो आप, क्योंकि बोलते रहोगे आप सीखोगे, और चुप बैठोगे तो आपका ध्यान भटकेगा इधर उधर। तो बोलते रहो। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, कौन से टाइप का सेंटेंस होता है, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो बच्चों ये प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ही नहीं। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है ना। इस सेंटेंस के अंदर क्या दिख रहा है आपको, WH वर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, WH वर्ड। फिर उसके बाद आपको क्या दिख रही है, हेल्पिंग वर्ब। ये बोलते रहो मेरे साथ, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है यहां पर, इट इज अ सब्जेक्ट, और गोइंग क्या है यहां पर, मेन वर्ब ना। बच्चों क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है, बोलो है या नहीं, यस या नो। वेरी गुड, नो सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही है यहां पर, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। बच्चों ध्यान रखें, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं होता है ना, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना हमको।
तो यहां से जो इज, अगर इसमें आपसे वो एरर पूछता कि कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में या बी में या फिर सी पार्ट में या फिर नो एरर, कोई एरर है ही नहीं यहां पर, तो आप कौन से पार्ट में एरर बता के आते? बी पार्ट में। कि सर यहां पर जो इज है ना वो सब्जेक्ट से पहले अननेसेसरी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ अननेसेसरी? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो यहां से इज हटाकर हम कहां लिख देंगे? ही के बाद में। तो सेंटेंस हो जाएगा आई नो वेयर ही इज गोइंग, मैं जानता हूं कहां जा रहा है वो। ये बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसे पीछे फुल स्टॉप देखा है। इंट्रोगेटिव साइन होना चाहिए तभी वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ये क्वेश्चन एरर में आती है इस टाइप की। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं और उस सेंटेंस का जवाब देना मुझे आंसर चाहिए आप सभी से। सेंटेंस ये है कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि व्हाट हैड आई डन। उसने मुझसे पूछा कि व्हाट हैड आई डन। यहां पर ये बच्चों सबसे पहले क्या आया? बोलो, बोलते जाओ साथ साथ। ही क्या है? सब्जेक्ट। आस्क्ड क्या है यहां पर? वर्ब। मी ऑब्जेक्ट। व्हाट क्या है यहां पर? क्या है वर्ड यहां पर? WH वर्ड है। क्या है? WH वर्ड। और हेड क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब। और आई सब्जेक्ट है। और डन क्या है यहां पर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई ना बच्चों। यहां पर क्या आपको इंट्रोगेटिव साइन दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आई होप आप इसका आंसर दे। ऊपर वाले सेंटेंस को समझो कि ऊपर वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव साइन नहीं था, तो सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब थी वो गलत थी। ऐसे ही यहां पर भी देखो, ये क्या है? आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से पहले हेड क्या लिखी हुई है? हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पिछली अपनी क्लास में समझाई थी वर्ब, और उसके अंदर बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। उन्हीं में से एक हेल्पिंग वर्ब है हेड। तो क्या ये आई से पहले होनी चाहिए? बोलो जल्दी, नो या यस, कुछ भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। क्या ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए यहां पर? वेरी गुड, जवाब दीजिए सबके सब जवाब दो। क्या ये होनी चाहिए सब्जेक्ट से पहले? नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। प्रश्नवाचक वाक्य होता तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं हम? हेड लगाते। तो यहां जो हेड है ये गलत है। यहां पे हेड कहां आएगा? सब्जेक्ट के बाद। आई हैड, आई के बाद में हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद में डन। मतलब आई और डन के बीच में लिखेंगे यहां पर हेड। प्रश्नवाचक वाक्यों की ये एरर्स एग्जाम में आती हैं और ध्यान रखें। इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं इसका, और उस ट्रिक और फॉर्मूले को याद रखें, कभी कोई गलती नहीं होगी। ट्रिक क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, अब ट्रिक सिखा रहा हूं। और ट्रिक ये है कि आपको उसने एक वाक्य दिया, एक सेंटेंस दिया, और उस सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड दिया। सेंटेंस के बीच में क्या दिया उसने? WH वर्ड। जैसे देखो यहां पे एक वाक्य है, बीच में क्या दिया है? WH वर्ड। यहां भी बीच में WH वर्ड, और उस WH वर्ड के बाद में क्या दे देता है वो आपको? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और उस सहायक क्रिया के बाद क्या लिख देगा? सब्जेक्ट लिख देगा। और लास्ट में यहां पर वो फुल स्टॉप लगाएगा। क्या लगाएगा बच्चों? फुल स्टॉप लगाएगा। यानी ये कौन से टाइप का सेंटेंस होगा वहां? असर्टिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के बीच में WH वर्ड देता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और लास्ट में जाकर देगा फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप देखते ही समझ जाना कि यहां WH वर्ड के बाद जो सब्जेक्ट है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। यही एरर्स एग्जाम में आती हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, और वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत अच्छा लेवल है, और उसको समझते हैं। ये मैंने अभी आपको जो करवाया था वो टाइप 1 था। लिख लो टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि WH वर्ड बीच में देगा सेंटेंस के, बाद में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देता है। तो टाइप 1 क्या ध्यान रखो कि टाइप 1 क्या है। अब मैं आपको टाइप 2 सिखा रहा हूं। एरर टाइप 2।
अब एरर टाइप 2 में क्या होता है, थोड़ा लेवल मैं बढ़ा दूंगा, इसका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। मैंने लिखा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई इज ही क्राइंग, क्या तुम जानते हो कि वो क्यों रो रहा है। इस वाक्य का अर्थ है, क्या यह वाक्य प्रश्नवाचक है, बिल्कुल है, ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल है। इस बार ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव साइन आ गया तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ ना। बच्चों डू क्या है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस। फिर उसके बाद में ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो दोनों चीजें देख ली हमने, पहला देख लिया हमारे पास इंट्रोगेटिव साइन, दूसरा हमने क्या देख लिया यहां पर, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों, असर्टिव सेंटेंस में WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या होगा, वो एरर होगी। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से लेवल बढ़ा देते हैं सेंटेंस का। बच्चों एरर वही है, लेकिन एरर का थोड़ा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा और कठिन एरर हो जाएगी। अब ये क्या है बच्चों, सेंटेंस चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस आ जाए पांचों में से, अगर आपको सेंटेंस के बीच में WH वर्ड दिखाई देता है, क्या दिखाई दे, बीच में WH वर्ड दिखाई दे, तो उस WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए। यही एरर होती है, चाहे किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एनी टाइप। यहां पर यह प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें बीच में WH वर्ड दिया हुआ है, तो यहां पर इसके बाद में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले क्या दिया हुआ है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, चाहे सेंटेंस का टाइप कोई सा भी हो। तो यहां पर से इस को हटाकर हम कहां लगा देंगे, इधर लगा देंगे, ही इज क्राइंग। एक बात और, ये जो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है ना बच्चों, ये एक कंजंक्शन होता है। क्या होता है ये, कंजंक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, कंजंक्शन होता है। जब भी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आएगा, एक कंजंक्शन आएगा, इसको लिख लें आप सभी। तो बच्चों ये थोड़ा मैंने टाइप 2 बताया, एरर थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, लेवल बढ़ा दिया उसका, कि प्रश्नवाचक वाक्य है फिर भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। उसका रीजन बता दूं, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है ना बच्चों, वो इस हेल्पिंग वर्ब से नहीं बन रहा। वो किस हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, इस डू से। किससे, इस डू से। तो ये जो डू है हेल्पिंग वर्ब, ये तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, क्योंकि इसी से सेंटेंस बन रहा है। ये इज सब्जेक्ट से पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस इज से सेंटेंस नहीं बना रहे हम इंट्रोगेटिव, ध्यान रखें इस बात का। एक और मैं आपको सेंटेंस देता हूं यहां पर, मैंने कहा कि कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, वेयर इज द मैनेजर। क्या आपको यह सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य लगता है? सर बिल्कुल, क्योंकि इसके एंड में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और बीच में WH वर्ड है। जब भी बीच में WH वर्ड हो तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उससे पहले कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। यहां पे उसने इज लिखा है, तो यहां से इज को हटाकर कहां लिख देंगे, यहां पर आ जाएगा इज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, कैन यू टेल मी वेयर द मैनेजर इज। क्या तुम बता सकते हो मैनेजर कहां है। ये टाइप 2 है। इस तरह की एरर्स आती हैं एग्जाम्स में ना। आपको टाइप 3 करवाता हूं कि टाइप 3 के एरर्स किस प्रकार के आएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इस दोनों सेंटेंस को लिख लें, और अगर कोई चीज आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक या मैसेंजर पर मुझसे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एरर का टाइप 3 सिखा रहा हूं अब मैं। टाइप 3 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा कि व्हाट ही इज डूइंग, ठीक है, व्हाट ही इज डूइंग, और पीछे लगाया मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेटिव साइन। ना ये सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है और पीछे इंट्रोगेटिव साइन है, इसका मतलब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ही है, और सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। लेकिन मुझे यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मुझे सब्जेक्ट के बाद दिख रही है, तो यहां पे जो इज है ये गलत है, ये कहां होगी, यहां पे इज हो जाएगी। ये टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या होता है बच्चों कि प्रश्नवाचक वाक्य देता है, लेकिन सब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ना लिखकर सब्जेक्ट के बाद दिया जाता है। ठीक है, 3 प्रकार की एरर्स आपके एग्जाम में पूछी जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड।
ना मैंने आपको अब तक दो टाइप के सेंटेंस सिखाए, ठीक है। एक सिखाया मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और दूसरा सिखाया मैंने आपको कौन सा, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ना अब आते हैं बच्चों तीसरे टाइप के सेंटेंस पे, जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें किसी को ऑर्डर अर्थात आदेश दिया जाए, किसी से रिक्वेस्ट की जाए, ठीक है, या किसी को एडवाइस दी जाए, या कोई सजेशन सुझाव दिया जाए, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। मैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी को आदेश, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रार्थना, एडवाइस सलाह होती है, और सजेशन क्या होता है, सुझाव होता है। उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी कुछ खास बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली बात कि ये वर्ब जो क्रिया होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। या फिर कैसे शुरू करते हैं इनको वो बताता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। या फिर ये शुरू होते हैं डोंट से। किससे? डोंट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इससे शुरू होते हैं। या फिर इनकी शुरुआत की जाती है, सबसे पहले लिख दिया जाता है प्लीज, या फिर लिख देते हैं काइंडली। प्लीज और काइंडली दोनों का अर्थ होता है कृपया। फिर उसके बाद लगा दी जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें कौन सी वर्ब? फर्स्ट फॉर्म। या कभी कभी इनकी शुरुआत लेट से की जाती है। कैसे? लेट, और उसके बाद में आता है अस, लेट अस। कभी कभी इस लेट अस को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिख दिया जाता है। लेट और अस को शॉर्ट, संक्षिप्त में, शॉर्ट में लेट्स लिख दिया जाता है, और इनके बाद में फिर एक ऑब्जेक्ट आता है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि सेंटेंस किसी भी टाइप से शुरू हो रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज काइंडली फर्स्ट फॉर्म से, या फिर लेट से, हमेशा जो वर्ब आ रही है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्ब फॉर्म नहीं आती है कभी भी, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि लेट के बाद अस नहीं आता, कुछ और आ जाता है। कोई भी अन्य नाउन या कोई प्रोनाउन, अस के अलावा कोई भी अन्य नाउन या प्रोनाउन भी आ जाता है। फिर उसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या कभी कभी शुरुआत करते हैं किससे? नेवर से, और नेवर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस आप देखो तो उनकी पहचान क्या है? वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और खास बात इनमें खास बात ये होता है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान रखो बच्चों, यहां पर वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं आता है ना। आप सभी इन सभी टाइप का कितने टाइप से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आप इनको लिख लें, फिर मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स करवाता हूं, ठीक है। लिख लो एक बार आप सभी बच्चे इनको ना। अब इनके ऊपर हम सेंटेंस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस को आप पहचानोगे कैसे। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि कम हियर, यहां आओ। तो इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि यहां पर आ जाओ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा भाई ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसमें भी हम क्या दे रहे हैं? किसी को आदेश ना। इनमें देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं आता। क्या नहीं आता? सब्जेक्ट नहीं आता। वैसे अगर आप चाहो तो आप इनसे पहले यू लगा सकते हो, यू के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं लगाएं आप। लेकिन यू भी लगाएंगे तो उसके बाद में कॉमा आएगा। क्या आएगा बच्चों? कॉमा, अगर यू लगाओगे तो। क्योंकि जब भी आप किसी को ऑर्डर, यहां पे यू आने का रीजन क्या है सर? जब भी आप किसी को ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस देते हो तो आप सामने वाले, जो हमारे सामने व्यक्ति होता है, उसको हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस करते हैं, और वो हमारे लिए यू होता है। क्या होता है? वो हमारे लिए यू होता है। तो आप यू लगा सकते हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन उसके बाद में कॉमा लिखना है। क्या लिखना है? कॉमा।
यू लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाएं, जैसे मैंने ओपन द डोर से पहले यू नहीं लिखा तो भी सेंटेंस सही है। इंपेरेटिव सेंटेंस से पहले आप यू लगाएं या ना लगाएं, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है, ध्यान रखो। तो हमारे पास पहला टाइप, दूसरा टाइप ये हो गया, दोनों में ही ऑर्डर है। तीसरा मैंने लिखा डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ। इसमें हम किसी को मना कर रहे हैं कोई काम करने से। जब भी किसी को कोई काम करने से मना करें तो वो होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है निषेध। कोई भी काम करने से मना करो, खेलो मत, धूप में बाहर मत जाओ, शोर मत मचाओ, ठीक है। तो उनको शुरू किससे करते हैं? डोंट से, और उसके बाद मेक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर हम किससे शुरू करेंगे इनको? लेट्स से। जैसे मैंने कहा लेट अस गो होम, इसका मतलब है आओ घर चलें। लेट और अस का अर्थ होता है आओ या फिर चलो, चलो घर चलें या फिर आओ घर चलें। लेट के बाद अस आया और अस के बाद क्या आई? यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखो इस बात का। एक और सेंटेंस मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं, इधर पांचवा सेंटेंस लिखते हैं। मैंने लिखा लेट्स प्ले फुटबॉल, आओ फुटबॉल खेलें। यहां पर लेट्स का मतलब क्या है? आओ या फिर चलो। लेटस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने यहां, उसके बाद लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस इस प्रकार से शुरू किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से और या फिर लेटस से। कभी कभी लेट के बाद में अस नहीं आता, कुछ और आता है। जैसे छठा सेंटेंस मैंने लिखा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो लेट के बाद में अस नहीं आया, क्या आया? मी। कुछ भी अन्य नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और उसके बाद क्या आई है यहां पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो लेट के बाद में कोई भी अन्य नाउन या प्रोनाउन, में यहां पे किसी का नाम भी लिख सकता हूं कि लेट राम स्लीप, राम को सोने दो। तो लेट के बाद कोई भी अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगी तो वो होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा बच्चों? वो ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों लिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन के लिए। आपको क्या लगता है यहां पर क्या है? लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, क्या है इसके अंदर? एक रिक्वेस्ट है। लेट राम स्लीप, राम को सोने दो, ये एक आदेश भी हो सकता है और एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, किसी को सलाह भी दे सकते हैं हम ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम किसी सेंटेंस की शुरुआत नेवर से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो नेवर के बाद में क्या लिखा है मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन के लिए। इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, हमेशा जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और शुरुआत कैसे होती है मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहें, और कोई भी आपको डाउट होता है ना बच्चों, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं आपको जैसे ही कमेंट्स को आपको मैं देखूंगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई क्वेश्चंस को भेजते हैं या फेसबुक पे भेजते हैं ना, तो मैं उनका तुरंत जवाब देता हूं। अब ये मत सोचिएगा कि आपके क्वेश्चंस को मैं नहीं देखता, मैं देखता हूं और आपको जवाब भी मिलेगा, ठीक है। आप इसको उतार लें, आप इसको लिख लें। और अगली टाइप का सेंटेंस पे आते हैं। ये तो हो गया इंपेरेटिव। हमारे अगले टाइप का सेंटेंस कौन सा हुआ बच्चों? नंबर 4 पे क्या था हमारे पास? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ये भी बता देता हूं बच्चों। ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में ये वाला चिन्ह आता है। कौन से वाला? ये वाला साइन आता है, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, या ये होता है विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। और इनकी शुरुआत कैसे होती है? या तो उस वाक्य की शुरुआत सच से होगी, या फिर व्हाट से होगी, और या फिर हाउ से होगी। ध्यान रखो ये वाले चिन्ह। इनका यूज हम कब करते हैं बता देता हूं बच्चों। एक्सक्लेमेटरी वाक्य हम तब बनाते हैं जब अपनी भावनाओं को एकदम से व्यक्त करना चाहें, एकदम से एक्सप्रेस करना चाहें। कोई भी बहुत सुंदर चीज देखी आपने, बहुत सुंदर पेड़ देखा, तो आपने बोला वाह कितना सुंदर पेड़ है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री। तो आप अचानक से अपनी फीलिंग्स को जब एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कर, दुख वाली फीलिंग हो सकती है, वो खुशी वाली हो सकती है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी वाक्य बनाते हैं और उनकी शुरुआत सच, व्हाट या हाउ से करते हैं, और उसके बाद में ये वाला साइन आता है। जैसे देखो एक वाक्य मैंने लिखा, व्हाट ए ब्यूटीफुल
व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। तो किसी घर को देखकर हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वाह कितना सुंदर घर है यहां पर। दूसरा एग्जाम्पल, तो व्हाट से शुरू किया और बाद में ये वाला साइन आया यहां पर। मैंने कहा कि सच अ बिग कार इट इज। सच अ बिग कार इट इज का मतलब ये कितनी बड़ी कार है ये। तो किसी बड़ी कार को देखते हो आपने इतनी बड़ी कार पहले कभी नहीं देखी, तो इतनी बड़ी कार देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए, तो अरे कितनी बड़ी कार है। तो वहां पर आपने एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज किया, सच से शुरू किया और बाद में ये वाला चिन्ह लगाया। ठीक है ना बच्चों, कभी कभी जो वाक्य होते हैं वो तो एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड भी ऐसे होते हैं, कुछ शब्द भी होते हैं जिनको लिखकर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा वाव, और वाव के बाद में ये वाला साइन लगा दिया। मैंने बोला वाव, तो वाव कहकर मैंने वाला साइन लगा दिया और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस किया। खुशी व्यक्त हो सकती है यहां पर, या तो खुशी होगी या आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा। मैंने लिखा अलास, अलास तब यूज करते हैं जब हम कोई दुख में होते हैं, कोई दुख व्यक्त करना होता है। मैंने कहा हुर्रे, तो हुर्रे जब हम करते हैं जब हमको किसी चीज में जीत मिल जाती है, विजय प्राप्त कर लेते हैं, हुर्रा। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। तो ये जो ओ माई गॉड है ये हम खुशी में भी कर सकते हैं, आश्चर्य में भी कर सकते हैं और दुख में भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ओ माई गुडनेस। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी हम खुशी, दुख या फिर हम आश्चर्य में भी कर सकते हैं। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं। कभी कभी हम किसी को शाबाशी देने के लिए ब्रेवो बोल देते हैं, ब्रेवो का मतलब शाबाश। ठीक है, या कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं ओह, अरे। तो इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया जाता है इस प्रकार से, सच, व्हाट, ये हाउस से शुरू होगा और लास्ट में ये वाला साइन आ जाता है। ठीक है, इसको उतार लें आप अच्छे से और अगले नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस पे हम बढ़ते हैं। सभी बच्चे लिख लो और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहें, मैं आपके सवालों का, प्रत्येक सवाल का जवाब दूंगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात का। टाइप नंबर 5 पे आते हैं, जिसको कहा मैंने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर होता क्या है बच्चों? इसके अंदर होता है बच्चों आशीर्वाद। क्या होता है? आशीर्वाद, या किसी को श्राप दें, ठीक है, या किसी को अभिवादन करें। अभिवादन जैसे नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब जो मैं करता हूँ क्लास की शुरुआत में आती, अभिवादन करें, या किसी को आप शुभकामनाएं दें, या किसी को आप अलविदा बोलें, बाय बाय। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर रखते हैं ना। आशीर्वाद, श्राप, अभिवादन जो सेंटेंस आएंगे इनकी शुरुआत कैसे होती है बता देता हूं। सबसे पहले आप मे लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। मे एक मॉडल है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत मे मॉडल से किए जाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू एक सेंटेंस है जहां पे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मे से शुरू किया, सब्जेक्ट आया और एक वर्ब आई। या मैंने कहा कि मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ तुम, नरक में जाओ, नरक में सड़ो। तो यहां पे मे से शुरुआत हुई, उसके बाद क्या है यहां पर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है यहां पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना। कभी कभी हम किसी को अभिवादन करते हैं ना, बोलते हैं हेलो, हाय, तो हेलो भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। ध्यान रखो, ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। शुभकामना दे किसी को, जैसे आप बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, ये सब। इसके अलावा आप किसी को अगर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, या किसी को हैप्पी होली या हैप्पी दिवाली विश करते हैं, तो वो भी इसी टाइप का सेंटेंस होता है। आप किसी को बाय बोलें या फिर गुड बाय बोलें, तो गुड बाय और बाय भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। या किसी को बोलें आप फेयरवेल,
फेयरवेल का मतलब होता है बाय बाय। तो ये सभी टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इनका यूज किया जाता है आशीर्वाद, श्राप, अभिवादन, शुभकामना और अलविदा के लिए। तब बच्चों हमने पांचों टाइप्स, जो 5 टाइप्स है सेंटेंस की, वो मैंने आपको समझा दिया। इंग्लिश में आज तक जितने भी वर्ड आपने पढ़े हैं या आगे जाकर पढ़ोगे, इन्हीं 5 टाइप्स के सेंटेंस में से वो बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, इन्हीं 5 टाइप्स के सेंटेंस में से आते हैं। एरर्स मैंने आपको बताई कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की एरर्स क्या क्या एग्जाम्स में आती है ना। अब आज की क्लास में मैंने आपको सेंटेंस, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए कहा था। सेंटेंस पढ़ा दिया, अब कंजंक्शन की ओर बढ़ते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। सबसे पहले इसको पढ़ें, व्हाट इज अ कंजंक्शन सर। यहां से हम प्रीपोजिशन को मिटा देते हैं और कंजंक्शन को समझेंगे। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। क्या कहते हैं इसको? संयोजक कहते हैं। जो शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो। वह शब्द जो अन्य शब्दों को जोड़े और वाक्यों को जोड़े, उनको कहते हैं हम कंजंक्शन। अब कंजंक्शन बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं कंजंक्शंस। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 2 टाइप के कंजंक्शन होते हैं सेंटेंस के अंदर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो हमेशा इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल रैंक यानी समान श्रेणी के शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे नाउन को नाउन से जोड़े, वर्ब को वर्ब से जोड़े, और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़े, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़े, वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। वो इक्वल का मतलब बराबर, रैंक का मतलब श्रेणी, बराबर श्रेणी वाले शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? एंड होता है, और होता है, बट होता है, आइदर और, नाइदर नोर, not only but also, both and। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं मैं आपको ये लिखवा देता हूं। देखिए मैंने लिखा एल्स, अदरवाइज। ठीक है, इसके अलावा होते हैं नेवर द लेस एटसेट्रा। ये सारे कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसके बाद, पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। जैसे देखिए मैंने लिखा यहां पर, मैं लिखा सीता एंड गीता आर, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता और गीता दोस्त हैं। तो यहां पे जो एंड है ना, ये एक कंजंक्शन है और किसको जोड़ रहा है? सीता को गीता से। सीता भी एक नाउन हुई, किसी का नाम है, और गीता भी एक संज्ञा अर्थात नाउन हुई, ये भी किसी का नाम है। तो ये बराबर के शब्दों को जोड़ने का काम करता है। इनके पहले अगर नाउन है तो इनके बाद भी क्या होगी? नाउन होगी। अगर वर्ब है तो इनके बाद भी क्या आएगी? वर्ब। और एडजेक्टिव है तो इनके बाद भी एडजेक्टिव आएगा। समान प्रकार के शब्दों को जोड़ने का काम करता है, समान प्रकार के वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए मैंने लिखा ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, एंड आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। वो सो रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। यहां पे ये एक वाक्य हुआ। अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि भाई ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, एक वाक्य है, और आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये भी एक वाक्य है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कोई कंजंक्शन लगाऊंगा और यहां पे मैंने लगा दिया कंजंक्शन।
और ये दोनों के दोनों वाक्य बराबर श्रेणी के हैं, इक्वल रैंक के हैं। कैसे? यहां पर मेरे पास एक सब्जेक्ट आया और यहां पर एक वर्ब आई, यहां पर सब्जेक्ट आया और यहां पर एक वर्ब आई। ये दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मैं अलग से इन दोनों वाक्यों को यूज कर सकता हूं, जैसे वो सो रहा था, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं किताब पढ़ रहा, या फिर मैं अलग से ये बोल सकता हूं कि मैं किताब पढ़ रहा था, उसके साथ ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो सो रहा था। दोनों ही वाक्य अलग अलग प्रकार से यूज हो सकते हैं, इक्वल रैंक के शब्द के वाक्य हैं, और दोनों को जोड़ने के लिए मैंने कौन से कंजंक्शन का प्रयोग किया है? यहां पर एंड। एंड का मतलब होता है और इस और का मतलब होता है या अथवा, और बट का मतलब होता है लेकिन ना। अब इसमें बच्चों ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, और इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जो एरर आती है एग्जाम में, वो मैं आपको यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक है, ये याद रखो कि एक एरर बहुत कॉमन आती है कि बोथ के बाद हमेशा ध्यान रखना क्या आता है? एंड कंजंक्शन आता है। क्या आता है बच्चों? एंड। लेकिन वो एंड नहीं देता, कुछ और देता है, जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम आर माई स्टूडेंट्स। मैं लिखा कि बोथ राम एज वेल एज श्याम आर माई स्टूडेंट्स। बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों राम, और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, दोनों राम साथ ही साथ श्याम मेरे विद्यार्थी हैं। तो बच्चों बोथ के साथ क्या आता है? एंड। लेकिन उसने बोथ के साथ दिया क्या है? एज वेल एज। यही एरर आती है एग्जाम में, बोथ के साथ एज वेल एज दे देता है, आप उसे हटाकर क्या लगा दो? वहां पर एंड लगा दो। कंजंक्शन शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यहां पे दो शब्दों को जोड़ रहा है सीता गीता, और यहां दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जब दो वाक्यों को कंजंक्शन जोड़ता है तो वो जो वाक्य है ना, वो क्लॉज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्लॉज। क्लॉज का मतलब उपवाक्य। यहां से लेकर यहां तक तो ये पूरा वाक्य है, पूरा यहां से लेकर यहां तक तो एक सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस भी हैं, ही वॉज स्लीपिंग और आई वॉज रीडिंग अ बुक। ये दो छोटे छोटे सेंटेंस क्या कहलाएंगे? क्लॉज कहलाएंगे, उपवाक्य कहलाएंगे। ये ध्यान रखना हमेशा, जब भी दो वाक्यों को कंजंक्शन से जोड़ देंगे तो वो दोनों वाक्य क्लॉज कहलाएंगे, और उन दोनों क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनेगा वहां पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको समझा दिया कि बराबर और इक्वल रैंक वाले शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। अब आते हैं बच्चों किस, और एरर भी बता दी कि बोथ के बाद एज वेल एज नहीं क्या आएगा? एंड आएगा। अब पढ़ेंगे हम किसको? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले मैं लिख दूं कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, जैसे दैट, व्हेन, वाई। सारे WH वर्ड, जितने भी WH वर्ड है, सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इसके अलावा इफ, अनलेस, बिकॉज, सिंस, ध्यान रखना ये सब के सब, एटसेट्रा। कभी आप दैट देखो, व्हेन देखो, वाई देखो, इफ देखो, अनलेस देखो, बिकॉज देखो, सिंस देखो, ये सब के सब क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कुछ और भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, जैसे एज, और इसके अलावा अनटिल, फिर लिखा मैंने टिल, लिखा इन केस। ठीक है, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, और इनका काम क्या होता है बच्चों बता दो। ये केवल वाक्यों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? ये वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते नहीं है। शब्दों को जोड़ने का काम केवल किसका है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शब्दों और वाक्यों दोनों को जोड़ता है, लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये केवल और केवल सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे देखो एक एग्जांपल लिखा मैंने कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो यहां पर इफ कंजंक्शन आया, और उसके बाद में ये दो वाक्य आए, दो बीच में कॉमा लगा हुआ है। इसका सब्जेक्ट तो यू है और वर्ब वर्क है, इसका सब्जेक्ट यू और वर्ब है विल पास ना। यहां पे दो क्लॉज हैं। मैं आपको ये बता दूं कि क्लॉज किसको कहते हैं।
क्लॉज वह होता है जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपनी एक वर्ब होती है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट यू है और वर्ब वर्क है। इस क्लॉज का सब्जेक्ट यू है और वर्ब विल पास है। तो यहां पर ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना रहा है, और इन दोनों वाक्यों को अब क्या कहेंगे हम? क्लॉज कहेंगे। दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं एक और, देखिए, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, व्हेन ही केम, जब वो आया। जब वो आया तो मैं सो रहा था। तो यहां पर जो व्हेन है ये कंजंक्शन है, और इसने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ा हुआ है, और ये जो सेंटेंस है अब क्या कहलाएगा? ये क्लॉज। ये भी कहलाएगा क्या? क्लॉज। इस क्लॉज का सब्जेक्ट कौन हुआ? आई। वर्ब कौन हुई? वाज स्लीपिंग। इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? ही। वर्ब कौन हुई? केम। क्लॉज किसको कहते हैं? जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। अब इस दैट के बारे में बता दूं कि बच्चों, दैट का अर्थ होता है, जब भी ये कंजंक्शन होता है तो इसका अर्थ होता है की। क्या होता है इसका अर्थ? की होता है। तो दो तरह के कंजंक्शन होते हैं बच्चों इंग्लिश में, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग। और मैंने आपको कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल दिए, कुछ सबऑर्डिनेटिंग एग्जांपल्स दिए। कंजंक्शन का काम होता है शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का, ठीक है। जब भी ये सेंटेंस में आए तो किस शब्दों को जोड़ रहे होंगे या वाक्यों को जोड़ रहे होंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन केवल और केवल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ना बच्चों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अभी हमारा केवल बेसिक चल रहा है बच्चों। मैं आपको कंजंक्शन पूरा डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको केवल इतना पढ़ा रहा हूं कि आपके सेंटेंस में अगर कोई कंजंक्शन आए तो आप उसको पहचानोगे कैसे, क्योंकि आगे हमारे जितने भी टॉपिक चलेंगे वहां पे सेंटेंस लिखूंगा और वहां पे कंजंक्शंस आएंगे, तो उन कंजंक्शंस को आप पहचान ले इजीली। इसलिए मैं अभी आपको बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कंजंक्शन का एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। कंजंक्शन की कोई एरर एग्जाम में आएगी, आप 100% उसको सॉल्व करके आ पाएंगे। अब कंजंक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे ना। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। प्रीपोजिशंस बच्चों उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और सेंटेंस में आए अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं प्रीपोजिशन, और वाक्य में आए, सेंटेंस में आए अन्य शब्दों के साथ उनका रिलेशन बताते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं मैं आपके लिए बोर्ड पे यहां पे लिखता हूं। कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं इनको हम लिखना शुरू करते हैं। इनमें से हो सकता है कि कुछ प्रीपोजिशंस आपने पढ़े भी हों, जैसे इन, एट, ऑन, बाई, ऑफ, डबल एफ, ओ डबल एफ, फॉर, या, फ्रॉम, विद इन, अगेंस्ट, ठीक है, ओवर और अंडर, ठीक है, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। मैं आपको बच्चों प्रीपोजिशंस की पूरी लिस्ट, टेलीग्राम चैनल है मेरा एक, उस पर मैं डाल दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा चैनल है उस पर आपको मैं जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उसकी एक लिस्ट डाल दूंगा, कंप्लीट लिस्ट होगी, ठीक है ना। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और किसी अन्य वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका रिलेशन बताता है। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि आई पुट, मैंने रखा, आई पुट माई बुक, मैंने अपनी किताब रखी ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। आपको पता है कि ये जो ऑन है ये एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के बाद डिटरमाइनर आ रहा है। डिटरमाइनर के बाद में एक ही शब्द है, तो ये क्या होगा? नाउन होगा। ये जो ऑन है इस नाउन से पहले आ रहा है,
और इसका रिलेशन किसके साथ बता रहा है यहां पर? बुक के साथ, क्योंकि बुक भी नाउन है, क्योंकि माई क्या है? डिटरमिनर। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद में नाउन। तो इस नाउन से पहले प्रीपोजिशन आया और उस नाउन का रिलेशन दूसरी नाउन के साथ बता रहा है। किसके साथ? बुक के साथ रिलेशन। की किताब कहां है? ऑन द टेबल। बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब। तो बुक और टेबल का एक रिलेशन बताया जा रहा है किसके द्वारा? प्रीपोजिशन के द्वारा। एक और एग्जांपल देखिए, मैं लिखता हूं। मैंने लिखा आई लिव, मैं रहता हूं, एट, आई लिव एट करोल बाग, करोल बाग इन दिल्ली। मैं करोल बाग दिल्ली में रहता हूं। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। तो यहां पर बच्चों जो एट है ये प्रीपोजिशन हुआ और इसके बाद में करोल बाग क्या है? एक स्थान का नाम, और स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। ये नाउन हुआ। यहां पे इन प्रीपोजिशन है और इसके बाद में दिल्ली क्या है? ये एक भी स्थान का नाम, शहर का नाम है, तो ये भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। तो दोनों प्रीपोजिशंस का प्रयोग हमने किससे पहले किया है? नाउन से पहले। और उनका रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं? आई के साथ। किसके साथ? आई के साथ। प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है। लिख लो, नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है और किसी अन्य शब्द के साथ उसका रिलेशन बताया जाता है। प्रीपोजिशंस मैंने आपको समझा दिए। एक लास्ट चीज आपको मैं बता दूं यहां पर कि ये जो करोल बाग है ये दिल्ली में, कहां पर है? दिल्ली में। और करोल बाग छोटा स्थान है और दिल्ली उससे बड़ा है। जब भी सेंटेंस में दो स्थान लिखें आप, उनमें से एक छोटा हो और छोटा वाला उससे बड़े वाले के अंदर हो। जैसे करोल बाग कहां है? दिल्ली में है, तो करोल बाग छोटा है, दिल्ली उससे बड़ा है। तो और वहां पर होने की बात और रहने की बात, तो आप हमेशा ध्यान रखो, छोटे वाले जगह से पहले एट प्रीपोजिशन आता है और बड़ी वाली जगह से पहले इन प्रीपोजिशन आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर एट करोल बाग नहीं होता, सिर्फ दिल्ली होता, तो हम क्या लगा देते? इन। तो अगर दो जगह आती हैं, एक छोटी एक बड़ी, छोटी जगह से पहले एट और बड़ी जगह से पहले क्या लगाएंगे आप? इन लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग किससे पहले होता है बच्चों? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले और किसी अन्य शब्द के साथ इनका रिलेशन बताया जाता है। आई होप आपको ये प्रीपोजिशन की जो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। मैंने आपको भी बेसिक बताया कि क्या होते हैं प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये मैं आपको ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और यहां पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको अब एक टॉपिक शुरू करने वाला हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां पे बेसिक इंग्लिश खत्म हो गई है। विल स्टार्ट ए टॉपिक और उस टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टॉपिक में आपको जो भी टॉपिक शुरू करूंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा उसके अंदर। और वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि अगर उससे क्वेश्चन आया तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 100% क्वेश्चन 100% करेक्ट करके आओगे आप ना। कुछ अगली क्लास में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आप इसी तरह से घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें बच्चों। वायरस काफ़ी फैल चुका है, खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, और मैं आपके साथ हूं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी पढ़ाई में, हर काम में आपको किसी भी चीज़ की अगर मदद होती है या चाहिए होती है तो आप मुझे केवल एक मैसेज करें और मैं आपकी जितनी मुझसे हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।